नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र का महासंग्राम जीतने के लिए दोनों गठबंधनों के बीच घमासान तीखा होता जा रहा है। जिस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं उससे साफ है कि दोनों ही धड़े ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच तीसरे धड़े के तौर पर एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म आधारित तीखी बयानबाजियां करनी शुरू कर दी हैं। अब बड़ा सवाल यह है, ओवैसी मजबूत होंगे तो फायदा किसको होगा? बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने आज अपने हमलों की धार और तीखी कर दी है। चुनाव में प्रचार के दौरान संविधान को लेकर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने राहुल गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में शामिल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 6 नवंबर को उन्होंने झूठ बोला था। दरअसल राहुल ने 6 नवंबर को नागपुर में कहा था कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के लोग संविधान पर हमला करते हैं तो वे सिर्फ इस किताब पर हमला नहीं कर रहे होते, भारत की आवाज़ पर हमला कर रहे होते हैं। हमारे संस्थान में संविधान से सारे संस्थान बने हैं, अगर संविधान नहीं होगा तो कोई चुनाव आयोग भी नहीं होगा। आरएसएस इस पर सीधे हमला नहीं कर सकता है। अगर वे इसके खिलाफ आगे लड़ेंगे तो वे 5 मिनट में हार जाएंगे। विकास, प्रगति और अर्थव्यवस्था, वे इन शब्दों के पीछे छिपकर हमला करने आते हैं। इस बयान पर बीजेपी बिफर गई है, उसने मुद्दा बना लिया है। इसी तरह जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था उस पर भी जो है आज पलटवार किया बीजेपी ने। अब बयानों का असर क्या होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। ये वही खड़गे जी है जिन्होंने कहा था कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन आ जाएगा। इनके बेटे ने कहा था सनातन बीमारी है। इनके साथी ने कहा था सनातन समाप्त होना चाहिए। हिंदू धर्म को अमूमन ये लोग अपमानित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मठाधीश को माफिया अखिलेश यादव ने बोला था, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे बोला था। अब खड़गे जी को गेरुआ पहनने वाले या भगवा पहनने वाले साधु संतों से समस्या है। वो कहते हैं कि साधु संतों को जो है राजनीति में या सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? नहीं बोलेंगे। परंतु ये दिखाता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को तो नाच गाना बोलना है, मठाधीश को तो गालियां बकनी है, हिंदू धर्म पर करनी है चोट क्योंकि चाहिए वोट बैंक का वोट, और यही उनकी असली मंशा है जो आज पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। जी एक सच्चे संत हैं जो राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी सत्ता के प्रलोभन में फंसकर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। योगी जी लगातार समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका संदेश है बंटोगे तो कटोगे, यानी समाज में विभाजन से सभी का नुकसान ही होगा। कांग्रेस पार्टी के शासन में दंगे होते थे, जन की हानि होती थी, संपत्ति का नुकसान होता था। ये बंटने का कारण था कि दंगे होते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हो गई। उसी बात को योगी जी कह रहे हैं कटोगे बंटोगे तो कटोगे आपस में लड़ करके। तो कांग्रेस के लोगों को बुरा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति, धर्म, मजहब और भाषा के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे इलेक्शन के काम को देख रहे हुए ओम पाठक जी, हमारे संजय जी और शहजाद, हम सब मिले और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को
जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया और संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए। और हमने ये भी कहा कमीशन को कि राहुल गांधी जी आदतन इस तरह की कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं। बार बार आपके कहने के बावजूद भी, नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपस में कभी भाषा के आधार पर, कभी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य के लोगों को। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की है। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने 12 जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना। तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहा है और बयानबाजी बेहद तीखी, हर रोज बहुत तीखी होती जा रही है। चुनाव जीतने के लिए दोनों ही धड़े, दोनों ही गठबंधन एक से एक बयान दे रहे हैं। आज खड़गे साहब ने झारखंड की रैली में महाराष्ट्र को लेकर जो बोला वो बहुत तीखा था। उन्होंने कहा योगी जी, और जिस तरह से उनका नाम लिए बिना कहा कि सर में बाल नहीं है और वो राजनीति क्यों करते हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, जो बहुत सारी बातें यहाँ से कहना भी ठीक नहीं होगा, सब सम्मानित राजनेता हैं। लेकिन आखिरकार ये बयानबाजी जा किधर रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास फिर चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन साहब। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। और अवधेश शुक्ला जी है, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, बहुत बहुत स्वागत है। और आनंद त्रिपाठी साहब है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। खड़गे साहब ने तो आज बहुत बहुत छक्के लगाए हैं, ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि आपको तो जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई जो आम भाषा का सवाल है, मोदी जी अलग नारा लगा रहे हैं, एक है तो सेफ है, और योगी जी अलग नारा लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का नारा नहीं बोल रहे हैं, तो किसका नारा चलेगा? यानी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बीजेपी में दो धड़े हैं। ये जो है, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वही वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा साफ कर दीजिए इसको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा खड़गे जी से कि खड़गे जी की जो उम्र जिस हिसाब से 80 क्रॉस कर गई है, क्या शायद उनका अभी तक जो दिमाग सही जगह पे है, क्या ठीक से काम कर रहा है? मैं ज्यादा शब्द ऐसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। खड़गे जी को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि खड़गे जी के पुत्र प्रयाग खड़गे ने हिंदुत्व के लिए क्या बोला था, क्या शब्द निकाले थे, हिंदुत्व के लिए क्या बोला, कितने गंदे शब्द यूज किए थे। क्या खड़गे जी के मुंह में उस टाइम दही जमा था? क्या सोनिया जी के मुंह में दही जमा था? क्या राहुल गांधी जी के मुंह में दही जमा था? उस टाइम नहीं बोल सके जब हिंदुओं के लिए इस तरह के शब्द यूज कर रहे थे। ये खड़े आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे
तो ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों की मंशा हिंदुत्व और हिंदुत्व के लिए किस तरह की है। इनकी मंशा सिर्फ देश को तोड़ने की है, हिंदुत्व को तोड़ने की है, ये सोच बन चुकी। राहुल गांधी एक लाल किताब लिए घूमते हैं, कहते हैं संविधान है। अरे उस किताब को कभी खोल के एक पेज पढ़ के सुना देते राहुल गांधी जी, तो हम जानते हैं कि आप संविधान लिए हो। पता नहीं कौन सी किताब लिए संविधान के नाम से संविधान का अपमान करते कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। ये तो भारत है कि यहाँ का कुछ कानून, कुछ इस तरह की डेमोक्रेसी है यहाँ पर। नहीं, राहुल गांधी कहीं दूसरे कंट्री में होते, अभी तक जेल में होते, हो सकता है पता नहीं कौन सी इनको सजा मिलती। तो ये भारत है जहाँ हिंदुत्व का और भारत का विरोध कर रहे हैं। इन्हीं राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे किस तरह के शब्द यूज किए थे कि भारत में तो संविधान बचा ही नहीं है। अरे और भारत में तो पेट्रोल छिड़का हुआ है, माचिस लगाने की जरूरत है। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी भूल गए? इसी कांग्रेस ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, क्या उससे बुरे दिन आ गए? पूरा देश आपने जेल में डाल दिया था, सारी मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। भदौरिया साहब, क्या उससे बुरे दिन आए हुए? भदौरिया साहब, ये सब बातें तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। ये सब बातें तो आप लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आज जो खड़गे साहब ने सवाल खड़ा किया है वो आपके कार्यकर्ताओं के बीच में जाना जरूरी है। जवाब उस पर साफ होना जरूरी है। जब वो कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी का नारा नहीं लगा रहे हैं और योगी जी मोदी जी का नारा नहीं लगा रहे, ये कंफ्यूजन क्यों, कहां से पैदा हो गई है? नहीं, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक ही नारा है, एक ही है। वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से। ये तो खड़गे जी को क्या सोचना चाहिए कि राहुल गांधी कुछ कहते हैं, खड़गे जी कुछ कहते हैं। खड़गे जी ने कहा है कि अगर इतने वादे पूरे नहीं कर सकते तो कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ा वादे करती क्यों है? और राहुल गांधी कुछ और कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं देश में संविधान नहीं बचा है, और खड़गे जी के पुत्र कहते हैं कि हिंदुत्व तो बहुत बुरा है, हिंदुत्व को तो धर्म खत्म कर देना चाहिए। तो खड़गे जी को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। आप हमारे ऊपर क्या? हमारा तो शुद्ध एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, और राष्ट्र को लेकर चलने वाला हूँ, सनातन को लेकर चलने वाला हूँ। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ये कह रहे हैं कि भाई खड़गे जी गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी और योगी जी दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, शब्द दोनों के अलग अलग है। उसमें क्या दिक्कत है आप लोग को? इतना क्यों आप लोग जो है उनको फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे कहीं चुनाव नहीं लड़ती, न स्टेट पे न पार्लियामेंट में। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर उनका कटेंगे बटेंगे नारा, उसका आशय भी यही है कि वो धार्मिक उन्माद पैदा करके चुनाव लड़ते हैं। जहां तक खड़गे जी की उम्र का सवाल बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता जी ने उठाया है, तो भाजपा इसकी अभ्यस्त हो चुकी है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी लगभग उम्र के करीब करीब होंगे। तो नहीं, बहुत अंतर, 5 साल का अंतर है दोनों के बीच में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता पर भी इसी तरह सवाल उठाएंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, लालकृष्ण आडवाणी जी इनके बहुत सीनियर लीडर हैं। मेरे ख्याल से उनकी उम्र ज्यादा हो गई, तो इसलिए भाजपा ने भी हाल ही में उनका जन्मदिन भी नहीं मनाया। कोई आधिकारिक जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी का नहीं मनाया, नहीं आयोजित किया। तो क्या जो उम्र के सीनियरिटी में चला जाएगा उसको आप आधिकारिक क्या? वो तो घर जाके उनको बधाई दी, और वो कोई पद पे थोड़ी है जो उनका आधिकारिक बनाया। घर जाके उन्होंने औपचारिक बधाई दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ नहीं हुआ। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है, ये जवाब दे देंगे भदौरिया साहब, बता देंगे अभी आपको। वो जवाब दे देंगे अपने ढंग से। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जनता के बीच में जाते हो तो आपके पास केवल एक मुद्दा होता है, केवल जाति का मुद्दा होता है, धर्म का मुद्दा होता है। आपके पास नेशनल मुद्दा नहीं होता, आपके पास जनता के प्रति उसकी जवाबदेही का मुद्दा नहीं होता। आज कल ही जम्मू कश्मीर में जेसीओ समेत 3 सेना के लोग शहीद हुए हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देती कहीं किसी मंच पर। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी हुई, कहाँ महंगाई की बात कर रहे हैं? आप भी तो वही सब बातें कर रहे हैं जो जातीय जनगणना और जात की बात कर रहे हैं। आप बार बार सनातन की बात भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कर रही है? अभी आपका राम मंदिर बना, देश के प्रतिष्ठित चारों पीठ के शंकराचार्यों ने। चलिए वो सब मुद्दे पे आएंगे, बहुत बातें हो चुकी, उस पे जो है आएंगे। एक बयान सबका हो जाए, ज्ञान प्रकाश जी, एक बयान सबका हो जाए। जो वो छठ, अभी आते हैं आपके मुद्दों पे आते हैं, अभी धीरे धीरे करके आते हैं। उदय शुक्ला जी भी साथ में, वो भी हंस रहे हैं। पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। ठीक है, ये अपनी जवाबदेही से बचने के लिए केवल धार्मिक कार्ड शुरू से खेलते हैं। भाजपा का जन्म ही केवल
सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए हुआ है। वही भारतीय जनता पार्टी आज भी करे, और महाराष्ट्र में इनकी दाल गल नहीं रही है। इनको पता चल गया है कि वहां पर इनका कोई बेस बचा नहीं। अमित शाह जी, आप एक बात कर रहे हैं कि अभी आता हूँ ज्ञान प्रकाश जी, अभी अगले दौर में रखिए गोला बारूद अपने पास। मोदी अभी आते हैं अगले दौर में, और भी जो है मौका मिलेगा आपको। अवधेश शुक्ला जी, आप तो बड़ा बुरा फंस गए भाई। ये एक तरफ जात की बात हो रही है, एक तरफ धर्म की बात हो रही है। अभी आप धर्म की बात कर नहीं पा रहे हैं और जात की बात कैसे करेंगे? बड़ा मतलब दिक्कत है आप लोगों के सामने। कैसे चुनाव जीतेगा? बिल्कुल सही नहीं, एकदम सही। कांग्रेस ने जो बोला है बिल्कुल सही। आज मैं बताऊं, बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं। बीजेपी, हमें लगता है 2014 के बाद इनको हिंदू और सनातन धर्म याद आया है। इसके पहले ये लोग हिंदू और सनातन धर्म भूल गए थे। हिंदुत्व का सबसे बड़ा अगर नारा कोई दिया है तो हमारे बाला साहब ठाकरे साहब ने, उद्धव जी ने उसको आगे लेके चल रहे हैं। और महाराष्ट्र की जनता स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है इस समय। इसलिए बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अनान फरान में कोई भी बयान आ रहा है, योगी जी का अलग बयान चल रहा है, मोदी शाह जी का अलग है। अरे भाई, इनकी आपस में ही नहीं पट रही है इस समय। ये हमसे क्या लड़ेंगे? हमसे लड़ने पट रही है आपस में? शुक्ला जी, किसकी नहीं पट रही है? मोदी और योगी जी का। ऐसा कैसे कह रहे हैं? मोदी और योगी जी की इस समय आपस में ही बयानबाजी चल रही है। एक हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे थे, एक सनातन के, और अलग अलग बयानबाजी चल रहा है। हमें दिख रहा है कि योगी जी को रास्ते से हटाने के लिए मोदी और शाह ने नया षड्यंत्र रचा है, और उसमें योगी जी बुरी तरह फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता न योगी को सुन रही है, न तो अमित शाह को सुन रही है, न मोदी जी को सुन रही है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। न यहाँ तोड़फोड़ चलेगी, न यहाँ भ्रष्टाचार चलेगा, न ईडी सीबीआई की सरकार चलेगी। इस बार ईडी सीबीआई की सरकार यहाँ पे अब नहीं चलेगी। पर शुक्ला जी, वो भी तो आपको भी तो आईना दिखा रहे हैं कि आपने बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों समझौता किया है, और वो आज होते तो आज जो है आप लोगों को बहुत खरी खोटी सुनाते। वो भी तो लगा कह रहे हैं आपसे। हमने बाला साहब के सिद्धांतों से समझौता बिल्कुल नहीं किया। हमने उनको सिद्धांत को बचाने के लिए किया है। जो बीजेपी रास्ता अपनाई है, जो बीजेपी रास्ता अपनाई है, देश को एकदम बर्बाद कर रही है। ये बताइए, 14 के बाद क्या देश में न हिंदू थे, हिंदू थे ही नहीं क्या? पर उस समय तो आप बीजेपी के साथ थे ना, बीजेपी की भाषा बोलते थे उस समय आप। अभी आप उनको उनकी आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं रागिया, हम लोग ना बीजेपी की भाषा, बीजेपी वालों हमसे सीखी है। हमको क्या हिंदू तो सिखाएंगे? सबसे पहले अगर कोई हिंदुत्व की लड़ाई लड़े हैं तो माने अन्य बाला साहब ठाकरे जी ने लड़े हैं। तो चलिए, भदौरिया साहब कुछ कहना चाहे, जवाब ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिखाएंगे, सुन लीजिए क्या है। भदौरिया जी बोल दीजिए, जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने बाला साहब का नाम लिया। बिल्कुल, बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट थे, मैं कोई दो राय नहीं उनका। मैं पूरी पार्टी में बिल्कुल हृदय से सम्मान करता हूँ। बाला साहब ने ही कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को मुझे चिमटी से भी छूना पड़े तो नहीं छूऊंगा। और जिस दिन मुझे लगा कि इनको मुझे साथ लेना पड़ रहा है, बोले नहीं चाहिए, ऐसी दुकान में बंद कर दूंगा, शटर डाल दूंगा। आज बाला साहब स्वर्ग में बैठ के अपने औलाद पे शर्म कर रहे होंगे कि कैसी औलाद पैदा हुई है, जिसने औरंगजेब को, जो बाला साहब हरदम लड़ते रहे हैं, उनको आक्रांता बताते रहे, आज ये औरंगजेब की कब्र पर जाके चद्दर चढ़ा रहे। ये बाला साहब के सिद्धांतों पे चल रहे। अरे सिद्धांतों पे एक नाथ शिंदे चला है, जिसने तुम्हारे जब सिद्धांत बदल गए तो उसने पार्टी छोड़ दी। आप शर्म करो। झूठ बोलने से महाराष्ट्र की जनता बदलेगी नहीं। महाराष्ट्र की जनता तुम्हारा चेहरा और चरित्र सब पहचान चुकी है। तभी तुम्हारी स्थिति इतनी बुरी है कि आज औरंगजेब की कब्र पे चद्दर चढ़ाने जा रहे हो। क्या तुम्हारे सिद्धांत बचे? बाला साहब जिनको हरदम कोसा करते थे, जिनसे नफरत करते थे, आज उनकी गोद में बैठे हो। गोद तो बहुत बड़ी बात हो जाती, सम्मानित हो जाती। कभी बाला साहब किसी के दफ्तर में नहीं गए। आज उद्धव ठाकरे दूसरों के दफ्तर में जाके पैरों के आगे सर नवा रहे हैं। चाहिए तो मैं वीडियो भेज देता हूं। ये स्थिति तुम्हारी बन चुकी है। अरे वीडियो तो हमारे पास आपके क्या कौन से नहीं है। आडवाणी जिन्ना के मजार पे चले जाते हैं। आप सत्ता के लिए
कहाँ नहीं आप घुटने बैठ गए हो? आप जम्मू कश्मीर पे आप पार्टी ने आपने की राजनीति की हो, मगर तुमने उद्धव ठाकरे के लिए क्या किया? दिखा के उद्धव ठाकरे के लिए क्या किया? आपको हमारे अगर झांकने की चले गए थे तो वो आपकी लड़ाई सत्ता के लिए आप इतने नीचे स्तर पे गिर गए हो। नीचे तो तुम गिर चुके हो। अरे तुम गिर चुके हो नीचे, तो तुम गिर चुके हो, तुम्हारा कोई चरित्र नहीं बचा है। महाराष्ट्र की जनता आपको सबक सिखाएगी। आज जो है ना, आज सत्ता के लिए कांग्रेस के पैर छू रहे उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे हम मातोश्री में बुला के सॉफ्टवेयर की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे कभी मातोश्री से बाहर नहीं निकले। आज उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है? कांग्रेस के ऑफिस में जाके माथा टेक रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी हमने। आज उद्धव ठाकरे कांग्रेस के पैर छू रहे हैं। नहीं है। अरे क्या चाहिए? कोई अरे ऐसी सत्ता से अच्छा बाला साहब का तो सम्मान बना रहे। अगर ये बाला साहब के नाम से ही चलते रहते तो इनका सम्मान बना रहता, मगर इन्होंने कांग्रेस के पांव छू लिए और मातोश्री से निकल के कांग्रेस के दफ्तर में चले गए। औरंगजेब की ठीक है, कमर पे चद्दर चढ़ा दी। ठीक है, दोनों की बातें आ गई। आज इनके पास को तोड़े हो। ठीक है भदौरिया साहब, आपकी बात भी, शुक्ला जी आपकी बात भी आ गई है। आगे बढ़ते हैं। आनंद त्रिपाठी साहब, ठीक है शुक्ला जी दूसरे राउंड में आते हैं। शुक्ला जी इनकी बात है क्या? दूसरे राउंड में आते हैं आपके पास। अरे तुम्हारे पास जब कुछ बचा ही नहीं है, चुनाव आयोग ने तुमसे धनुष बाण ले लिया। तुम्हारे पास बचा ही कुछ नहीं है, धनुष बाण तुम पे रहेगा कैसे? चुनाव आयोग का फैसला है, चुनाव आयोग का डिसीजन है, चुनाव आयोग का डिसीजन है। जब आप अपनी विचारधारा से हट गए तो महाराष्ट्र की जनता नहीं हटी है, जनता अपनी जगह है। तुम्हें और शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को औरंगजेब अच्छा लग रहा है, मगर वहाँ के हिंदुत्व को औरंगजेब पसंद नहीं है। भदौरिया जी सुन लीजिए, शुक्ला जी अगले दौर में आएंगे, ठीक है। आनंद त्रिपाठी साहब, जो शुक्ला जी दोबारा आते हैं, फिर दोबारा के रखिए कुछ बचा के। हमारा एजेंडा कल भी हिंदुत्व था, आज भी हिंदुत्व है। हम औरंगजेब की कब्र पे कभी गए हैं और ना जाएंगे। ये उद्धव ठाकरे का ही चरित्र है। अरे लड़के दिखाए बाला साहब ठाकरे की तो बातें ही अलग करो। आज उनकी औलाद क्या कर रही है? बाला साहब ठाकरे भी शर्मा रहे होंगे ऊपर बैठ के। बाला साहब ठाकरे कह रहे होंगे कैसी औलाद पैदा हो गई, कैसी औलाद पैदा हो गई। बाला साहब ठाकरे अपने ऊपर ये कह रहे होंगे कि कैसी औलाद पैदा हो गई। ठीक है भदौरिया साहब, बातें रिपीट हो रही है, बार वही बात आ रही है। आपकी बात आ गई है, शुक्ला जी आपकी बात भी आ गई है। आनंद त्रिपाठी से थोड़ा कमेंट लेते हैं। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरह से बार विपक्ष जो है बहुत आक्रामक हो गया है, बहुत तीखे बयानबाजी चल रही है, बीजेपी भी कर रही है, वो जातीय राजनीति पे हमला कर रही है, तो जो है कांग्रेस और बाकी सहयोगी दल जो है वो सांप्रदायिक राजनीति पे हमला कर रहे हैं। अभी दोनों कर तो एक ही काम रहे हैं, लेकिन अलग अलग पैकिंग में कर रहे हैं। अब बार नैरेटिव पेश किया कि मोदी जी और योगी जी अलग अलग हैं, उनके शब्द अलग अलग हैं, एक दूसरे के शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस पे क्या लगता है आपको, जो है कहाँ महाराष्ट्र जनता क्या समझ रही होगी इस पे? देखिए, ये दोनों गठबंधन, ये क्लियर पता है उन लोगों को कि महाराष्ट्र की जनता की नब्ज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने जो आज बातें कही हैं, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इतनी लंबी राजनीतिक उम्र है उनकी, 50 साल से 60 साल के आसपास की राजनीतिक उम्र है कांग्रेस अध्यक्ष की। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आदित्यनाथ योगी एक मुख्यमंत्री या राजनेता ही नहीं है, वो भारत के बहुत बड़े एक धार्मिक संगठन के मुखिया हैं। उस नाते उनका सम्मान अवश्य होना चाहिए, और चाहे वो किसी पद पर रहे। कांग्रेस या खड़गे साहब भूल गए, भारत में कांग्रेस ने पहला वित्त शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया था। वो क्या कर रहे थे राजनीति में? फिर इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उनके नाम में ही मौलाना जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस जो चीजें खुद करती आई है, उस चीज के लिए किसी सन्यासी को क्यों नहीं अधिकार है कि वो राजनीति करे? कहां संविधान में ऐसा कहीं या समाज ने मना किया है? हमारे आदर्श भगवान कृष्ण ने कहा है कि सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है?
और खड़गे साहब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं और मतलब प्रहसन कर रहे हैं कि उस जिसके सिर पर बाल नहीं है, मजाक उड़ा रहे थे। मतलब ये खड़गे साहब ये प्रहसन करने की एक प्रदेश का, देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि मतलब रिकॉर्ड मतों से जीत करके आया है, खड़गे साहब उसके विचारों से सहमत हो ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन उसका मजाक उड़ाना इस तरीके से ये शोभा नहीं देता है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी रही है और उसको इस बात का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, उसके अध्यक्ष को खुद रखना पड़ेगा। खड़गे जी का सम्मान अगर स्वयं के लिए हासिल करना है तो दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा। राजनीतिक विरोधाभासी विपक्ष में होना, राजनीतिक विचारों से असहमत होना, ये एक अलग बात है। अब दूसरा नैरेटिव जो आप चर्चा कर रहे हैं कि वो तो देखिए विपक्ष का काम है, वो खोजता है, वो कह रहा है कि भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता और दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय नेता में दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। ये विपक्ष का काम है, वो कह सकते हैं। ये भाजपा को तय करना है कि वो इसको कैसे काट करे। भदौरिया साहब को बताना चाहिए था कि दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। एक बोल रहा है एक है सेफ है, दूसरा उसी विचार को कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, अगर बट गए तो सेफ नहीं रहोगे। दूसरा ये कह रहा है, दोनों के अर्थ एक ही हैं। शब्दों से क्या मतलब, क्या कांग्रेस एक ही नारे को लेकर चलती है? कांग्रेस में भी अलग अलग नारे हैं। अभी 4 दिन पहले खड़गे साहब खुद अपने ही गृह राज्य में कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री को कहते हैं कि वो वादे मत करो जो पूरे नहीं कर सकते हो और गारंटियां ऐसी मत दो जो पूरे नहीं कर सकते हो। और वही खड़गे साहब महाराष्ट्र चुनाव में गारंटियों की घोषणा करते हैं। तो क्या वो इंश्योर कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जीतेगी तो गारंटियां दे देगी? ये विरोधाभास चलते रहते हैं, हर पार्टियों में है। इसलिए इस पर ज्यादा विचार करने की मतलब समस्या नहीं है कि खड़गे साहब या कांग्रेस या अन्य लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी और योगी में मतभेद है। ये तो विपक्ष का काम है, वो कहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो विरोधी खेमे में कोई कमी ढूंढने की कोशिश करेगी, वही कोशिश है। लेकिन मेरा कुल मानना है कि महाराष्ट्र में राजनीति ऐसी गड्डम गड्ढ हो गई है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी लोकसभा के नतीजों से ऊपर अपने आप को महसूस कर रही है, तो जो महायुति है उसको लगता है कि शिंदे सरकार जो काम 2.5 साल से चल रहा है उसके आधार पर, चूंकि विधानसभा के चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं, खाली महाराष्ट्र के मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं, तो उस पर उनकी पकड़ है और इसी को लेकर के लोग दावे अपने कर रहे हैं। ये पक्की बात है कि अभी तक जनता को भी स्पष्ट पिक्चर समझ में नहीं आया है, तो नेताओं को भी नहीं आ रहा है। और इसी वजह से जाति, धर्म और इस तरह के मुद्दों को पर या जो रेवड़ियां बांटने की जो बातें हैं वो खूब खुलेआम दोनों तरफ से हो रही है। किसी भी तरह से जो है जनता को जो है अपनी तरफ पाले में करने की कोशिश लगातार चलिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, बयानबाजी लगातार तीखी होती जा रही हैं। उसमें महाराष्ट्र, उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने बहुत तीखे बयान दिए हैं। और इस बीच बीजेपी आज राहुल गांधी जी के बयान को लेकर चुनाव आयोग भी पहुंच गई है। 6 नवंबर को राहुल गांधी जी ने यह कहा था संविधान पर हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसको लेकर
और संविधान पे हमला करना, देश पे हमला करना है। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने बहुत गंभीरता से लिया, उसके दिल पे लग गई चोट और एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा, बाकायदे शिकायत की है। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल साहब ने जो है इस पर बयान जारी किया है। तमाम मुद्दे हैं, चर्चा करेंगे। फिर चलते हैं अपने गेस्ट के पास और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कैप्टन सिंह भदौरिया साहब हैं प्रवक्ता बीजेपी के, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी नेता कांग्रेस के, अवधेश शुक्ला हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का डेलीगेशन गया था चुनाव आयोग, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने 6 नवंबर को बहुत तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है, हमारा अपमान किया है, ये संविधान के खिलाफ जो है बयानबाजी है, मतलब आपके हथियार को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है। राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो आपने सुनी रखा होगा, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी जो है वो संविधान पे हमला कर रही है, और चूंकि सारे संगठन जो है, सारी संस्थाएं जो हैं वो संविधान का अंग हैं, उनका इस्तेमाल करना गलत तरीके से जो है एक तरह संविधान पर हमला करना है। तो ये बयान जो है अब राजनीति में गरमाने लगा है। आज की बात है, क्या कहिएगा इस पर बीजेपी की शिकायत पे? हेलो ज्ञान प्रकाश जी। हाँ जी, जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से चुनाव आयोग जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि आज कोई पहला आरोप उस पर लगा है कि वो संविधान की अवहेलना कर रही है। संपूर्ण विपक्ष चीख चीख के कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में संविधान सुरक्षित नहीं है। आप सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये केवल विपक्ष के नेताओं तक सीमित नहीं है इनका दुरुपयोग। सीबीआई आज जर्नलिस्ट के घर पहुंच रही, सीबीआई आज लेखकों के घर पहुंच रही है, सीबीआई आज वहां पहुंच रही जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हाल के कई निर्णय आप उठा लें, वो केंद्र सरकार के खिलाफ गए हैं। तो ये कटु सत्य है, और कटु सत्य अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति क्यों हो रही है? भाजपा के पेट में क्यों दर्द है? वही हाल की चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जब आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही है तो आप इलेक्शन कमीशन जी बोलिए। भूल जाएगी महाराष्ट्र की जनता कि आपने जिन बाला साहब ठाकरे ने आपको अपनी गोद में बैठाया, भारतीय जनता पार्टी का जन्म महाराष्ट्र में अगर हुआ तो बाला साहब ठाकरे की गोद में हुआ। आपने उनके बेटे से सत्ता छीनी, षड्यंत्र करके छीनी, एक मोहरा खड़ा किया एक नाथ शिंदे जी को, आपने उस पार्टी को तोड़ा। कैसे महाराष्ट्र की जनता भूल जाएगी कि जिन शिवाजी की प्रतिमा, जिनकी पूजा अर्चना पूरा देश करता है, महाराष्ट्र की आन बान शान माने जाते हैं शिवाजी, उनकी प्रतिमा जिस तरीके से एक ही बरसात में ढह गई, टूट गई, शिवाजी का अपमान नहीं, ये देश की राष्ट्रीय भावना का अपमान हुआ है। इन सब मुद्दों पे आपके पास जवाब नहीं है। ये मुद्दे आप नहीं उठाएंगे क्योंकि इस पर आप निरुत्तर हैं, इस पे आप कटघरे में खड़े हैं जनता की अदालत में। तो आपका एक प्रयास और जारी है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शन के इशू को बदला जाए, लेकिन उसमें आप सफल नहीं होंगे। महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, उसको माना जाता है कि वहाँ बहुत पढ़ी लिखी जमात भी है। तो ऐसे में आप केवल गुमराह कर रहे हैं, और जो बयान आपके आ रहे हैं, मोदी जी का बयान कुछ हो रहा है, अमित शाह जी का बयान कुछ हो रहा है, योगी जी का बयान कुछ हो रहा है। अमित शाह जी अभी एक रैली में वोट मांग रहे हैं, किसके लिए? अगर गठबंधन आपने बनाया है तो आप फडणवीस साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। तो इससे ही स्पष्ट हो गया कि एक नाथ शिंदे जी को आप अभी से डोमिनेट कर रहे हैं। अभी से आपके मन में आप किसी भी तरीके से आप सरकार में रहना चाहते हो, सत्ता में रहना चाहते हो, और इसलिए जो भी गठबंधन में आपके साथ शामिल हुए उनको भी आपने कदम कदम पे छला है, धोखा दिया है, उनको भी आपने उनके अस्तित्व को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। तो जिस तरीके से आप किसी मुद्दे पर, जनता के इशू पर आप निरुत्तर हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आप फेल हैं। इकोनॉमी रोज प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिर रहा है। इस पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, इस पर इस देश के वित्त मंत्री जी को बोलना चाहिए। ये जवाबदेही आपकी है इस देश की जनता के प्रति, लेकिन आप इस पर नहीं बोलेंगे। अर्थव्यवस्था आपने चौपट करके रख दी। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो आपकी विदेश नीति है, वो आज कहाँ जा रही है? कौन सा आप पड़ोसी राष्ट्रों में अपना संबंध मेंटेन कर पा रहे हैं? ब्रिटेन में हिंदू मंदिर तोड़ा गया, वहां पे दीपावली पर प्रधानमंत्री भोज में मांस परोसा गया। अभी न्यूज आई है, सबने पढ़ा है, पूरे देश ने पढ़ा है, शराब वहां पे परोसी गई, लेकिन भारत ने एक शब्द
लीगली आपत्ति नहीं उठाई। ब्रिटेन के हिंदू संघों ने इसका विरोध किया। बांग्लादेश में क्या हालात हुए, आप बहुत सनातनी बने हो, वहां पे दुर्गा जी के पंडाल नहीं लग पाए, मंदिर में पूजा नहीं हो पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानून मंत्री को उस समय होश नहीं था कि वो वहां पर जाकर के न्यायालय में खड़े होते। आपकी आवाज ब्रेक हो रही ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, मैं दोबारा फिर आऊंगा आपके पास। कैप्टन आसिफ भदौरिया साहब, बहुत गंभीर आरोप है और आप लोग भी जो है आज आपका डेलीगेशन गया था कानून मंत्री के साथ जो है राहुल गांधी जी की शिकायत करने। तो राहुल गांधी जी का जो बयान था मैं एक बार पढ़ देता हूं उसको, जिस पे आप लोगों ने शिकायत की है। नागपुर में 6 नवंबर को राहुल गांधी जी कहते हैं, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के लोग संविधान पर हमला करते हैं तो ये सिर्फ इस किताब पर हमला नहीं कर रहे होते हैं, वे भारत की आवाज पर हमला कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं हमारे संस्थान संविधान से बने हैं, अगर संविधान नहीं होगा तो कोई चुनाव आयोग नहीं होगा, आरएसएस इस पर सीधा हमला नहीं कर सकता। अगर मैं इसके खिलाफ आगे आकर लड़ेंगे हम लोग तो 5 मिनट में वो हार जाएंगे। आपको हराने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग बौखला गए हैं। देखिए, राहुल गांधी का इलाज की जरूरत है। उन्हें मैं तो यही सलाह दूंगा कि आगरा में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जहां उनका इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी शायद भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की 10 साल सरकार रही है और हमारे 10 साल के कार्यकाल में संविधान बखूबी जो है ना सुरक्षित रहा है। अभी देश को बर्बाद कर दिए। आज भी तीसरी बात सुरक्षित है, आज भी। मगर इनके टाइम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उसमें सेकुलर शब्द कहीं नहीं था। सन 72 में इन्होंने इमरजेंसी लगवाई और सेकुलर शब्द संविधान में डाला, तो संविधान को कितने बदला है ये कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके देखे। नहीं, ये भदौरिया साहब ये तो बात ठीक है, लेकिन इस बयान में आपको क्या आपत्ति लगी जो आप चुनाव आयोग पहुंच गए? थोड़ा बता दीजिए ताकि ज्ञान प्रकाश शुक्ला जवाब दे पाए उसका। नहीं, बिल्कुल सारी आपत्ति है। राहुल गांधी को यही पता नहीं कि संविधान की सा क्या होता है। राहुल गांधी जो किताब लेके घूमते हैं, आपने कभी देखा उन्होंने एक पेज खोल के पढ़ के सुनाया हो? जो आदमी उस किताब को दिखाता है, उसी किताब को लेके आपके नेता घूम रहे हैं। अरे सुने, उसी किताब को लेके घूम रहे हैं। मैं शुक्ला जी अभी आऊंगा आपके पास। का नकल कर रहे हो और पागल खाने की बात कर रहे हो। थाने में भी एक पागल खाना है। पागलों को पागल खाने ही जाना चाहिए, थाने में भी जिन्हें देश और के यहाँ संविधान भी की नॉलेज नहीं है, जिन्हें हिंदुत्व की नॉलेज नहीं है, जिन्हें पागल खाने भी जाना है हम लोग। शुक्ला जी अभी आपकी बारी आएगी, अभी आएगी। शुक्ला जी, देश का विरोध करता है, जो कभी जय श्री राम नहीं बोलता है, जो कभी राष्ट्र गान नहीं गाता है, जो भारत माता की जय नहीं बोलता है, वो क्या हिंदुत्व की बात करेगा? लेकिन भदौरिया साहब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी सम्मान है। आप इस तरह उनके खिलाफ भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, अब आप राजनीतिक बयानबाजी करिए, जवाब दीजिए उसका। मैं कहता हूँ मगर उस योग्य है नहीं, वो बना दिया है, ठीक है, विपक्ष की मजबूरी है। तो लोकतंत्र है, जिसको बना देंगे तो वो योग्य हो जाएगा, वो तो मान ले जाएगा। नहीं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। वो जो 8 दिन तक उन्होंने कभी भारत माता की जय बोली, एक वीडियो मुझे दिखा दो। कभी उन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी, एक वीडियो दिखा दो। कभी उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। शुक्ला जी सुन तो लीजिए, फिर आप पहले सुन लीजिए उनको, फिर जवाब देंगे, मौका देंगे आपको। बोले भदौरिया साहब, बोलिए। गुमराह कर रहे हैं इनको। राहुल गांधी आपको मौका मिलेगा अभी, ऐसे लोगों को बिठाओ। मैं डिबेट ऐसी नहीं करता बीच में चिल्ला। ठीक है, आप ये नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। अरे जिन्ना के सोच के आप हो। अरे शुक्ला जी सुन लीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। शुक्ला जी अभी मौका मिलेगा आपको, बोलिए। भदौरिया साहब पूरा करिए अपना। शुक्ला जी, आप जो बीच में जितना बोल रहे हो, सोच रहे हैं कि मुझे कांग्रेस में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तुमसे सीनियर पढ़े हैं कांग्रेस में। उन्हें कांग्रेस पार्टी के गेट के अंदर नहीं घुसने देती। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आप जैसों को वहाँ गेट पे भी खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हिंदुत्व का विरोध मत करो। आप एक हिंदू परिवार से ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, अरे शर्म आना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और ऐसो का साथ दे रहे हो जो सनातन का और हिंदुत्व का विरोध करते हैं। शर्म आना चाहिए। काय के ब्राह्मण हो, शर्म आना चाहिए तुम्हें, जो हिंदुत्व का विरोध करने वालों के साथ खड़े हो। शर्म आना चाहिए। मैं नहीं मानता तुम्हें ब्राह्मण को। भदौरिया साहब व्यक्तिगत टिप्पणी करने कोई मतलब नहीं है। भदौरिया साहब चेक कराओ, तुम भी ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तुम चेक कराइए, आप देश को गुमराह कर रहे हो। तुम तो तुम्हारे जैसे अपना डीएनए चेक कराइए। अच्छी तरह मालूम है। डीएनए चेक कराओ, जाके जाओ। तो नहीं फहराया गया, कितने साल नहीं फहराया गया।
तब उसमें जवाब दे। भदौरिया साहब व्यक्तिगत टिप्पणी से पढ़ लिख बचिए। के आया करो, पढ़ लिख के आया करो। इससे पहले तिरंगा फहराना किसी को अथराई नहीं था, सिर्फ किसी को अथराई नहीं था करने के अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पास। शुक्ला जी अभी आपको मौका दूंगा। भदौरिया साहब आगे बढ़िए, भदौरिया जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए अपने मुद्दे पे आइए। ऐसा बयान अवधेश शुक्ला जी बीच में नहीं बोलिए कृपया करके, फिर मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी। आपकी बारी आएगी तब आप बोलिए, आप नोट के रखिए पॉइंट्स को। भदौरिया साहब लेकिन आप भी मुद्दे से भटकिए मत, आप उस पर चुनाव आयोग वाले बयान पे राहुल गांधी जी का उस पर जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने हर दम चुनाव संविधान का अपमान किया है। एक बार नहीं, हम कितने बार कराते हैं, और आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। राहुल गांधी न तो इस हिंदुत्व को मानते हैं, न इस राष्ट्र को राष्ट्रवाद मानते हैं, और सनातन को तो वो खत्म गालियां देते हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम जरूर वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। तो आप और बाकी समय में वो क्या है आप बताइए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत बाकी मुझे नहीं पूछना चाहिए, आप पत्रकार हैं। राष्ट्र कभी भी आपने सुना है कि राहुल गांधी ने राष्ट्र गान गाया हो? नहीं गाया है। कभी भारत माता की जय बोली हो? एक वीडियो मुझे दिखा दो, नहीं बोला है। नहीं, राहुल गांधी जी अभी 15 अगस्त को गए थे, वो जो प्रधानमंत्री झंडा रोड में गए थे, तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। गए हैं मगर मुंह से नहीं बोले होंगे, आपने देखा अब वो तो आप नहीं बोले होंगे, क्यों नहीं बोले होंगे? इस चीज को बात कर। अब 2 शब्द और मैं कहना चाहूंगा, आप बीच बीच में जो सेंटेंस बिगाड़ देते हो। कभी भी राहुल गांधी ने देश के प्रति कोई ऐसी चर्चा की है जिसको जोड़ने की बात की हो? हरदम वो जो है ना धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, एक तरफा एक पक्ष के लिए बात करते हैं। तो ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। आप बताइए, जब भारत आजाद हुआ तो सारे इन्होंने नियम एक मुस्लिमों को ही क्यों बनाए? ये वक्फ बोर्ड क्यों ले आए? आज वक्फ बोर्ड को इन्होंने इतनी बड़ी ताकत 1990 में क्यों दी कि जिसकी जमीन पे कहते वक्फ की है वो वक्फ की हो गई। कितने गांव, कितने पुराने प्राचीन मंदिर वक्फ के हो गए। तो ये किसने दिया उनको? कांग्रेस ने दिया, मगर बोलेंगे नहीं इस पे, क्योंकि उनको एक तरफा वोट लेना। तो कांग्रेस का चरित्र चेहरा इतना घिनौना है कि जिन्होंने बार बार देश को तोड़ा है और आगे भी यही कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ना होती, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ना बनते, तो देश के 2 टुकड़े नहीं होते। देश के इन्होंने बार बार टुकड़े कराए। आज भी ये हिंदू मुस्लिम करके आज फिर चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक और टुकड़ा हो जाए, जो राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री बन जाए। मगर देश समझ चुका है, देश इस बात को जान चुका है कि कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति करके, सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम करके और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो किताब लेके घूमते हैं, आपने कभी देखा कि उन्होंने एक पेज पढ़ के? ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई है। नहीं, सुने, आपने बार बार मेरे बीच में टोक के जो मेरी बात है वो तो हो ही नहीं पाई। आप ये बताइए, राहुल गांधी बार बार एक लाल किताब दिखाते हैं, कभी उन्होंने पन्ना पलट के दिखाया कि इसमें क्या लिखा है? पढ़ के सुनाई 2 लाइनें, तो वो क्या लेके घूमते? मैं तो कहता हूँ वो अपने ममाना से इटली से लेके आए उस किताब को दिखाते। अरे पढ़ के दिखाओ ना इसमें क्या लिखा है, तब तो हम जाने कि तुम संविधान की बात कर रहे हो। और वो तो सबको बांट रखी है, सारे कांग्रेसियों के पास जो किताब रहती है वो सबके पास रहती है, वो बटी। तो राहुल गांधी के फॉलो करेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, और क्या होगा? ठीक है, राहुल गांधी जो कहेंगे इस पे जवाब, भदौरिया साहब जवाब ले लीजिए, फिर आता हूं आपके पास, जवाब ले लीजिए बीच बीच में। शुक्ला जी जो आप बताइए जल्दी, क्या कहना चाहते हैं? सर पहले मुझे इनसे बता, झूठ प्रचार करना बंद करें। बीजेपी की आदत हो चुकी है झूठ प्रचार। पहले इन्होंने राष्ट्र ध्वज आरएसएस ने कितना साल अपने मुख्यालय पे नहीं फहराया? ये हमें राष्ट्रीय बताएंगे, हमें हिंदू सिखाएंगे। उद्धव ठाकरे साहब तो नागपुर जाते रहते थे, उद्धव ठाकरे जी नागपुर जाते थे लगातार। मेरा बात पहले पूरी हो जाने दिए। एक कैप्टन होके देश को गुमराह कर रहे हैं। आज यही नकल बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वही संविधान का बुक लेके हाथ में चल रहे हैं। हम लोग तो कम से कम हाथ में और संविधान का बुक को लेके चल रहे हैं और लोगों को जागरूक किए। ये तो संविधान ही खत्म कर रहे हैं। ये तो संविधान लेके चलने की जरूरत नहीं, पढ़ भी लिया करो। हम देश की पढ़ भी लिया करो, संविधान हाथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है, पढ़ भी लिया करो। इसमें क्या लिखा है? पब्लिक पढ़ेगी भी, पहले आप नहीं पढ़ेगी, आप लोग पढ़ लिया करो कि संविधान में क्या लिखा है। पहले आप अगर संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, सेकुलर शब्द नहीं लिखा था, सेकुलर शब्द नहीं लिखा था। सेकुलर शब्द कौन लाई? कांग्रेस लाई।
क्यों लाई? क्या जरूरत पड़ी सेकुलर शब्द लाने की? कार्य करेगा वही हिंदू है। क्या बाबा साहब ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था संविधान में? बताएं आप बताएं, डाला था? भदौरिया जी बोलने, उनको जवाब देने दीजिए। आप कांग्रेस को लाने की जरूरत क्या पड़ी? आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए उनको। के चक्कर में लगे हो। आपकी यही 10 साल की जो सरकार थी, आपको जो गरूर हुआ था ना, वो जनता ने तोड़ दिया। आज पूर्ण रूप से बहुमत आपको नहीं मिला। आज की ये हालत है। आप जो तीसरी बार भी 240 लेके आए हो और आप तीसरी बार भी 99 पे समेट गए। तीसरी बार, 2 बार की इनकम्बेंसी के बाद 240 और आप 3 बार कंटिन्यू हारते हुए 99 पे समेट गए। कहाँ है? क्या मिला? जिस पार्टी ने 100 साल शासन, जिस पार्टी ने 100 साल पुरानी पार्टी, 65 साल शासन करने वाली पार्टी आज 99 पे समेट गई, 99 पे समेट गई। इतने बुरे दिन कांग्रेस के। आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आपको उत्तर प्रदेश से भगा दिया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से भगा दिया, एक सीट नहीं दी है। इतनी बुरी कांग्रेस की स्थिति, इतनी बुरी कांग्रेस की स्थिति, एक सीट नहीं दी, समाजवादी ने भगा दिया उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ गए। कौन से है भदौरिया साहब? ये तो उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता हैं। उद्धव ठाकरे जी की बात पूछे इनसे, ये कांग्रेस थोड़ी है। हमारी बात सुनिए। उद्धव ठाकरे का तो आज चरित्र कुछ है ही नहीं, उनसे क्या पूछेंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे का चरित्र कुछ है ही नहीं, पूछेंगे क्या इनसे? जो अपने बाप के बताइए, बाला साहब ने हद तक औरंगजेब का विरोध किया और उनके पुत्र औरंगजेब के जाके पैर छू रहे हैं, तो इनका चरित्र इतना घिनौना हो चुका है। क्या बताएंगे ये क्या बात करेंगे? ऐसे ऐसे नेता हैं कि उनके ऊपर अगर मैं बोलना चालू कर दूंगा तो डिबेट बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के जाके कमर पे माथा टेके बीजेपी के नेता कोई नेता नहीं है। बिरयानी खाने चले गए थे। इतना क्यों गिर गए सत्ता के लिए? इतना सत्ता के लिए। भदौरिया जी सवाल आपका आ गया। औरंगजेब के पैर छूना पड़ रहे थे, औरंगजेब की कमर पर चद्दर पड़ रही है। शुक्ला जी आपकी बात आ गई है। शुक्ला जी आपकी बात आ गई है। आनंद त्रिपाठी जी, जो राहुल गांधी जी का बयान है, ये बीजेपी को क्यों बुरा लगा? आखिरकार ऐसा कौन सा मुद्दा बीजेपी बनाना जा रही है कि चुनाव आयोग तक पहुंच गई वो? जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया था, उस पर बीजेपी को ऐसा क्या बुरा लग गया कि चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंच गई? वो कह रही, बार बार कह रही है, राहुल गांधी जी जो है वो सुनते नहीं है, बार बार वो नोटिस जवाब देते नहीं है, वो चुनाव आयोग की जो फटकार लगाते हैं तो उस पर भी जवाब देते नहीं है। ऐसे तो पूरा देश को मतलब कंफ्यूज करके रखा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी का बयान जो आपने कोट किया, कहा कि बीजेपी संविधान को नुकसान पहुंचा रही। जी वही मैं बता, अब इससे अब लगता है माइक में कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अगर एक नेता, विपक्ष के जो नेता हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, तो ये बात तो बीजेपी को बुरी लगनी ही चाहिए। क्यों नहीं लगेगी एक पार्टी के रूप में बीजेपी को? अगर उसे लग रही है, बीजेपी को स्पेसिफाई पूछना चाहिए कि आप हमको बताएं, जो राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहे हैं वो ये बताएं कि हम क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं संविधान को। 1 2 3 4 5 ऐसी 5 बातें बताएं जो बीजेपी ने या बीजेपी शासित सरकार ने संविधान को नुकसान पहुंचा दिया। संविधान को उन दिनों में नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। जो आज शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब के चाचा जस्टिस HR खन्ना को, जो एलिजिबल थे CJI बनने के लिए, उनकी सीनियरिटी को क्रॉस करके उनसे 4 जूनियर लोग को इंदिरा गांधी की सरकार ने CJI बनाया, तब संविधान की उल्लंघन नहीं हुआ था। नहीं, कोई चीज हो, हम बता रहे हैं ना कि ये पिछली सरकारों ने कहां संविधान को छेड़ा। संविधान का मूल ढांचा आने के बाद 42वां संशोधन लागू किया गया, वो संविधान से छेड़छाड़ है।
डॉक्टर अंबेडकर की कमेंट रिपोर्ट्स पढ़िए संविधान सभा में, जब उन्होंने कहा था कि समाजवाद और सेकुलरिज्म प्रियम्बल में शामिल करने लायक नहीं है, और पूरी संविधान सभा इस बात पर एकमत हुई थी। उसके बाद उस विचार को त्याग करके अचानक से जब देश में इमरजेंसी लागू थी, ऐसे में वो जोड़ दिया गया, वो संविधान का उल्लंघन नहीं है। आज बीजेपी के लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। उनको पूछना चाहिए कि राहुल गांधी स्पेसिफाई होके बताएं कि बीजेपी ने संविधान का क्या नुकसान किया है। ठीक है, वो बुलाए, चुनाव आयोग से कहे कि वो बुलाए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को और वो लेकर के आए कि बीजेपी ने क्या नुकसान पहुंचाया है संविधान को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, विपक्ष के संसद में वो है नेता है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, बाहर जाकर के यही नेता तो कहते हैं कि आज इंडिया में एक स्थिति नहीं है, जब स्थिति ठीक हो जाएगी, जब यहाँ लेवल फील्ड हो जाएगा, हम संविधान समाप्त कर देंगे। ये कहा था अमेरिका में जाकर के, नहीं संविधान नहीं कहता है कि आरक्षण का में कल आएगा तो वो संविधान को समाप्त, आरक्षण समाप्त कर देंगे। जिस आरक्षण को समाप्त करने की आरोप लगा रहे, अदृश्य भय कि बीजेपी 400 जीतेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, यही अदृश्य भय दिखाई थी कांग्रेस ने लोकसभा में ना। बीजेपी के नेता इस बात का जवाब ही नहीं दे पाते सही तरीके से, उनको समझ में ही नहीं आ रही है कि इस आरोप का जवाब कैसे देना है। और वही राहुल गांधी अमेरिका में कहते हैं कि भारत में आज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। भारत में विपक्ष का नेता जाकर के विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों के सामने दुनिया के मंच पर खड़ा होकर के ये कह रहा है, जिसमें वो उसकी अपनी सरकार की 65 साल शासन रहा है, वो कहता कि वो ये क्या स्वीकार कर रहा है कि हम अपने 65 सालों के शासन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पाए देश में। और भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल उस बात पर उसे घेर नहीं पाते, तो उसके लोग तो बात करेंगे ही करेंगे। निश्चित तौर पे बीजेपी को जाना चाहिए, कोर्ट पे जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मसले को लेके जाना चाहिए कि कहां हमने संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दिया। एक मसला, 2 मसला, 3 मसला, 4 मसला, 5, जो आपकी नजर में हो बताइए हमको। ठीक है, पूछ लेते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। पूछ लेते त्रिपाठी जी, ज्ञान प्रकाश से पूछ लेते हैं। ज्ञान प्रकाश जी बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं बड़े सम्मान के साथ राजनीतिक समीक्षक जिसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक समीक्षा सदैव निष्पक्ष करनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। आपको करंट उदाहरण दे रहा हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका जिसकी निष्पक्षता का आदर पूरी दुनिया भारत की न्यायपालिका की करती है, आपने उसके एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा में बैक गैलरी से पहुंचाया। क्यों, क्या आवश्यकता थी? और अगर आपने उनको राज्यसभा में पहुंचाया तो आपका उद्देश्य क्या था? संविधान की गरिमा बढ़ाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। जस्टिस बदरुद्दीन याद है, मेरी बात सुने, मैंने आपको सुना है। मुझे ये खराब लगता है जज बनाया गया। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और ऐसा नहीं कि आप भी सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप भी सब कुछ जानते हैं। जज बनाया गया, समीक्षा का मतलब नहीं होता कि आप दूसरे की नहीं सुनेंगे। राज्यसभा में लाए, मैंने आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको सुना, जो आपका ज्ञान था आपने बघारा, थोड़ा मेरा छोटा सा ज्ञान सुन लीजिए। नहीं, आप ज्ञान आप भी मत बघारिए, गलत ज्ञान मत बघारिए। आप सुने मुझे, मैंने आपको, इसका मतलब मैंने आपको इसका मतलब मैंने आपको जवाब ले लीजिए, इसका मतलब मैंने आपको आवश्यक सुना। ज्ञान प्रकाश जी, समय कम है, जल्दी संक्षेप में जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक व्यवस्था बिगाड़ी कि आप न्यायपालिका को भी कहीं न कहीं से सरकार के प्रति लॉयल बनाने की खतरनाक मंशा रखते थे, इसीलिए आपने ऐसा कदम उठाया। भारत में सेना का जो वर्गीकरण है, 3 हमारे कमांडर हैं, जल थल वायु, और इन 3 सेना के कमांडरों से सर्वोच्च कोई पद हिंदुस्तान में महामहिम राष्ट्रपति के अलावा नहीं था। राष्ट्रपति भारतीय सेना की संरक्षक पदे हैं, लेकिन आपने CSD की पोस्ट क्रिएट कर दी। क्यों क्रिएट कर दी आपने? एक लालच आपने पैदा किया कि अगर सरकार के प्रति कोई लॉयल रहेगा तो वो CSD बन जाएगा। तो जगह जगह आपने संविधान को धक्का पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी है सुप्रीम कोर्ट, हम उसका स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े उसका जवाब देंगे। और विदेश में विश्व गुरु क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं किया। और विश्व गुरु जो जहाँ पे बोलना चाहिए वहां नहीं बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बांग्लादेश में विश्व गुरु जी का ज्ञान सामने नहीं आता, कनाडा में विश्व गुरु जी का ज्ञान सामने नहीं आता, संविधान की बातें नहीं तो ये तो चुनावी भाषण है। ठीक, ज्ञान प्रकाश जी आपकी बात आ गई है, बोले त्रिपाठी जी, समय खत्म हो रहा है। मैं जो कहना चाह रहा था, जो इन्होंने कहा
कि जस्टिस को बैक डोर से राज्यसभा में दे दिया गया रिटायर होने के बाद, इसकी ये कांग्रेस ये बहुत पहले कर चुकी है। जस्टिस असम का चीफ जस्टिस बनाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया, उसके बाद राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा से रिटायर होने के बाद फिर जस्टिस बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये मौजूद है। और ये जो कह रहे हैं ये संविधान की ये बात ही नहीं है, ये तो पहले कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। ठीक है। तो दोनों ही दल जो है, दोनों ही दल कहीं ना कहीं संविधान का जो बातें हैं वो विवादों में रहा है और लंबा बहस का विषय है, और जो चुनाव में वोट हासिल करने के लिए अपने अपने हिसाब से व्याख्या की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानों का। तो राजधर्म जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।